बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानीला और हम रौरमन के कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, हर किस्म का जानकारी रौरमन के लाइन के हम देवीला। तो आज भी जानकारी हम सुंदर लेके आई, लेकिन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमारी देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है लाभदायक। अमरूद फसल को फल मक्खी से बचाएं। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक कारणों से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस समय अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिससे अमरूद फसल को काफी नुकसान होता है और अमरूद की गुणवत्ता खराब होती है। अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए फेरामेन ट्रैप बेहतर उपाय है। 1 एकड़ के अमरूद बागान के लिए 8 से 10 फेरोमेन ट्रैप काफी होता है। उचित दूरी पर इसे टांग देने से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की राजेंद्र परवल 1 और 2, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। राजेंद्र परवल 1 और 2, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र में इनकी बुआई कर अच्छी उपज पाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की खड़ी फसल में इस समय दीमक लगने की संभावना रहती है, जिसके ज्यादा प्रकोप से फसल को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है। दीमक के नियंत्रण के लिए फसल पर क्लोरोपोरिफॉस 20 EC दवा का 2 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना लाभप्रद होता है। साथ ही सही समय नियमित सिंचाई करना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। रोज सिकेटियर का इस्तेमाल पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब नए रूप में हमारे सामने है, इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है बहुत सुंदर है, ग्रामीण मन ले बहुत अच्छा है। काल कि सब ग्रामीण मन गाय गोरु मन रखे ना और मन जानत कि गर्मी कर मौसम आ जाए, गर्मी कर मौसम में गाय गोरु कर देखभाल कैसे करल जाए और प्रबंधन कैसे करल जाए, इकर बारे में जानकारी। तो भाई चलो हमारा सीधा चला थी हम फीचर के माध्यम से रौरमन के जानकारी दिवा थी। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि बेहद गर्म मौसम में जब वातावरण का तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और गर्म लू के थपेड़े चलने लगते हैं तो पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी में गाय पालन करते समय नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई गई थोड़ी सी भी असावधानी उनकी
भविष्य की शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है। आज हम पहुंचे हैं रांची वेटनरी कॉलेज काके में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ग्रीष्म काल में गायों की देख रेख किस तरीके से करें, उनका प्रबंधन किस तरीके से करें। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख मौसम जो है गर्मी है। गर्मी में सबसे अधिक परेशानी जो है गौवंशीय जानवरों को होती है, खासकर जो गर्भवती होती हैं, जो दूध देती हैं। तो किस तरीके से उनका देखभाल करें ताकि हमारी गाय स्वस्थ रहे और जो दूध देती है उस पर उसका प्रभाव कम से कम पड़े। जी हाँ, गर्मी का मौसम अभी आ चुका है और गर्मी का मौसम में हमारे जो पशु हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। अगर उनको सही ढंग से अगर उनका देखभाल प्रबंधन अगर सही ढंग से नहीं किया जाए तो उसमें देखा जाता है कि उसकी उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता सभी पे असर होता है और इसका सीधा असर इसके जो है कि आमदनी पे पड़ता है। हमारे किसानों की जो आमदनी होती है उस पर पड़ता है। तो इसके देखभाल में कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमारे किसानों को जानना चाहिए। जैसे कि हम लोग पशुपालन की यदि बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं उसमें पहला होता है नस्ल, फिर आहार, फिर आवास की व्यवस्था और बीमारियों से देखभाल। तो इन चारों चीज़ों की हम लोग गर्मी के एस्पेक्ट पे अगर हम लोग सही ढंग से देखभाल करते हैं तो इसके होने वाली समस्या से हम बच सकते हैं। गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। लिहाजा ये जरूरी है कि उनका उचित देखभाल करें और साथ ही उनमें बीमारियों का प्रबंधन भी समय रहते कर लेना चाहिए। हमारे जो देसी नस्ल, संकर नस्ल हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने जैसा मैंने बताया कि नस्ल का प्रभाव है कि नस्ल वैसा नस्ल पालें जो कि गर्मी में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, वैसे भी नस्ल हमारे झारखंड में है जैसे चेफ क्रॉस आपने बताया जो कि गर्मियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उसके लिए फिर आवास व्यवस्था पे हम लोग आते हैं कि आवास व्यवस्था सही ढंग से अगर करते हैं तो गर्मी से उनको हम लोग काफ़ी राहत पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गाय होते हैं, गौवंशीय पशु होते हैं, उनमें अनुकूल वातावरण की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उनके लिए अनुकूल होता है। अगर वातावरण का तापमान उससे अधिक हो गया, जैसे गर्मी में देखा जाता है कि 35, 40, 45 तक भी जो है तापमान पहुंच जाता है तो तुरंत उसका लक्षण हमारे पशुओं में दिखने लगता है। पशु हाँफने लगते हैं, दूध उत्पादन कम होता है, भोजन कम लेने लगते हैं, पानी कम पीने लगते हैं, बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचाने के लिए सबसे प्रथम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आवास व्यवस्था को सही करें। आवास व्यवस्था को सही करना मतलब कि उनको उचित वातावरण देना, ठंडा वातावरण देना। इसके लिए जो भी पशुशाला है उसके आसपास आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं ताकि अंदर का वातावरण जो है बिल्कुल ठंडा हो। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी के मौसम में गाय हो या फिर कोई भी दुधारू पशु, उनके शरीर पर दिन में 3-4 बार जबकि तापमान बहुत अधिक होता है, ठंडे पानी का छिड़काव करने से उन्हें राहत मिलती है। गर्मियों में पशु चारा चरना कम कर देते हैं। गर्मियों में जल वायुमंडलीय तापमान पशुओं के शारीरिक तापमान से अधिक हो जाता है, जिस वजह से पशु सूखा चारा खाना कम कर देते हैं। गर्मी के मौसम में 1 महीने या 15 दिन ऐसा भी समय होता है जब वातावरण काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा उस समय पशु प्रभावित होते हैं। उस समय आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पंखे की व्यवस्था कर सकते हैं, जानवर को धो सकते हैं समय समय पे। तो इन सब काम करके हम उसको गर्मी से काफ़ी राहत पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जो है कि जहाँ पे पशुशाला है आसपास में पौधे लगाएं, हरे हरी घासें लगाएं, जिससे भी काफ़ी जो है कि उसमें उसको राहत मिलती है। इसके अलावा पशु का जो छत है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें अंदर का वातावरण को ठंडा या गर्म करने में। अगर ज़्यादातर देखा जाता है कि एस्बेस्टस या टीन का छत होता है तो उस पर आप अगर एस्बेस्टस या टीन है तो उस पर आप पुआल वगैरह रखते हैं या फिर छत को उजले रंग से अगर पेंट करते हैं तो अंदर का वातावरण देखा जाता है कि कंपेरेटिवली जो है वो ठंडा होता है और हमारे जो पशु हैं वो काफ़ी इससे अनुकूल वातावरण मिलने में उनकी मदद मिलती है। जहाँ तक संभव हो सके गायों के आहार में हरे चारे की मात्रा अधिक रखें। हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने से उन्हें फायदा होता है। वहीं गर्मी के मौसम में गायों को भूख कम लगती है और प्यास अधिक लगती है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी जरूर पिलाना चाहिए ताकि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।
गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि पशु में खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि हम जानते हैं गर्मी के मौसम में जो कहते हैं कि पशु प्रभावित हो रही, तो पशु जब प्रभावित हो रहे हैं इसका मतलब वो खाना कम खा रहा है। खाना कम खाने के कारण क्या होता है कि जो है उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी कम हो जाती है और पशु बीमार हो जाते हैं, बीमारियां उनको ग्रसित कर लेती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाता है। तो इसके लिए खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। गर्मी के मौसम में हमें वैसे खाना देना चाहिए जो कि गर्मी का जो अंदर में गर्मी उत्पादन को कम करे, अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन क्रिया होती है, उससे गर्मी का उत्पादन कम हो, वैसा भोजन देना चाहिए। इसके लिए सूखे जो चारे होते हैं उनकी मात्रा को कम करें, जैसे ज़्यादातर भूसा या पुआल हम लोग गायों को देते हैं, उसकी मात्रा को कम करें। हरा चारा की मात्रा, जो सीजनल हरा चारा, उसकी मात्रा को बढ़ाएं। साथ ही साथ एनर्जी का फूड ज़्यादा दें। एनर्जी का कहने का मतलब है जैसे हम लोग छुआ दे सकते हैं, कुछ फैट दे सकते हैं, मकई की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इससे एनर्जी की मात्रा यदि बढ़ती है तो उसमें पशु को जो मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं जो वो अच्छा मिलता है और इससे गर्मी में उनको राहत मिलती है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन जो हम लोग देते हैं, प्रोटीन की मात्रा को थोड़ी कम हम लोग करते हैं गर्मी में। प्रोटीन का जो मुख्य सोर्स है जैसे खल्ली हम लोग देते हैं या फिर सोयाबीन देते हैं, तो इसकी मात्रा को थोड़ी कम अगर करते हैं तो इससे हमारे पशु को राहत मिलती है। तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये जानकारी पाए के रौरे मन के गर्मी में गरु मन कर देखभाल करे का, मन के प्रबंधन करे कर बारे जानकारी मिल गलक। तो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी जो है वो भी गर्मी से संबंधित है कि गर्मा धान और उकर में लगे वाला रोग कर बारे में। तो भाई जे किसान भाई बहन मन गर्मा धान कर खेती करा थी वो तो जानबे करा थी क्या करे के है, लेकिन विशेष ये है कि उकर में रोग कर बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलू हमारे सीधे चलती हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गर्मा धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट कौन कौन से लगते हैं और कैसे उसका निदान है। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं कीट की बात करता हूँ। देखिए, धान का पौधा एक ऐसा पौधा है कि जो बहुत ही मेहनत करता है और धान जो हमारे राज्य में गर्मा के समय में लगाई जाती है तो उस समय उसमें कीट व्याधि का भी प्रकोप काफ़ी होता है। तो मैं यह किसान भाई को यहाँ कहना चाहूँगा कि किसान जब देखे कि उसके खेत में कीट व्याधि लगी है तभी ही कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, वरना क्या होता है कि धान के खेत में बहुत सारे हमारे मित्र कीड़े भी होते हैं। जब हम बिना सोचे समझे या बहुत कम मात्रा में अगर कीट भी लगा है जिससे कि हमको आर्थिक हानि नहीं पहुंचेगी और हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे जो मित्र कीड़े हैं वो मर जाते हैं और उनकी उपस्थिति में जो दुश्मन कीड़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं यहाँ सर्वप्रथम करना चाहूँगा किसान भाइयों को कि गर्मा के समय में जो भी कीट का प्रकोप होता है, धान का तना छेदक कीट का प्रकोप होता है जो कि काफ़ी वो नुकसान पहुँचाता है किसान भाई के लिए। और इस कीट को किसान भाई आसानी से भी पहचान सकते हैं। ये पीले पीले रंग का पतंगा जैसा होता है और उस पर एक काले रंग का धब्बा बना होता है और ये कीट जो है धान के ऊपरी में पत्तियों के ऊपर में अंडा देता है। जब अंडा दे करके वो देखेंगे उसको तो वो रुई नुमा से ढका रहता है ताकि उसको दूसरे कीट से बचा जा सके और उससे उसके पिल्लू निकलती है और पिल्लू निकलती है जब शुरू में तो वो चले जाती है गाभा में, तना में और तना को सुखा देती है। जब किसान भाई अगर उसको खींचेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा और उसमें कीट भी दिखेगा, तो इसको हम लोग डेड हट कहते हैं। और जब बाली निकलती है किसान भाई के समय में धानों में तो उस समय ये जो कीट जो होता है अगर प्रकोप करता है तो बाली जो निकलेगी उसमें दाने नहीं रहेंगे। तो ये प्रफताहक से हमारे राज्य में खास करके गर्मा के समय में ये कीट का काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ अगर किसान भाई अगर शुरू से ही ध्यान रखें, जैसे कीट का प्रकोप जो शुरू होता है नर्सरी से शुरू होता है, जब किसान भाई नर्सरी गिराते हैं तो उस समय नर्सरी में ही एक अच्छा उपचार कर लें। उसमें करना कुछ नहीं, किसान भाई को अगर 100 स्क्वायर मीटर में या वर्ग मीटर में आपने लगाया नर्सरी लगाया है तो नर्सरी में लगाते समय 250 ग्राम फिप्रोनिल 3G या कार्टिफ हाइड्रोक्लोराइड 4G एक दानेदार दवा होती है, उसको बिखेर दें। बिखेर देने से क्या हुआ कि नर्सरी में अगर कीड़ा आता है और अंडा देता है तो उससे उसे काफ़ी बचाव हो जाता है। अगर उसी प्रकार किसी बीमारी की भी ज़रूरत होती है तो जब किसान भाई जब भी सीड लगाते हैं तो उसका भी बीज उपचार कर दें, खासकर कार्बामेंडाजिन से कर दें, ट्राइबोकोनाजोल से कर दें। जिस तरह से कर देंगे जैसे आपका कार्बामेंडाजिन के 2 ग्राम मात्रा को आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसको बीज को उसमें जितना लिपटता है लिपट लीजिए, तो उससे क्या होता है बीज जनित रोग से बचाव हो जाता है। और मैं यहाँ किसान भाइयों को कहना चाहूँगा जब भी किसान भाई अपने खेत से बीज
पौधा नर्सरी उखाड़ते हैं और उसको मूल ज़मीन पर लगाने के लिए जाते हैं, तो अच्छा होगा कि उसी समय उसका हम बीजोपचार कर दें। किसान भाई अगर ये देख लें कि उनके खेत में अगर 10% तक तना डैमेज है, कहने का मतलब है अगर एक पौधा होता है, अगर उसमें 20 तने होते हैं, अगर उसमें 2 डैमेज भी है तो किसान भाई को उसका दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि जब उससे ज़्यादा हो तभी प्रयोग करना चाहिए। और ख़ास करके उसी तरह से जब सफ़ेद बाली निकलती है, जब उसमें तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, अगर वो देखें कि 2% से ज़्यादा सूखी बालियाँ निकल रही है, वाइट ईयर जिसको कहते हैं, तभी वो कीटनाशक का प्रयोग करें। और ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई के लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि आपका फिप्रोनिल जो है दानेदार दवा है 3G की, उसकी 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दें, या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड की दानेदार दवा है 4G आती है, उसके भी 25 किलो की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। बाकी यहाँ किसान भाइयों को देखना है, ज़रूरी है कि खेत में आपका कीड़ा हो, अगर धान से अगर तना छेदक से 10% नुकसान हो रहा है तभी दवा डालें, या 2% से ज़्यादा गया हो वाइट ईयर रेट तभी डालें, वरना दवा नहीं डालें, क्योंकि धान का पौधा बहुत मेहनत करता है, अपनी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कर लेता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, जैसा कि आपने खुद ही बताया था कि जो हमारे किसान भाई हैं दवाओं के जब छिड़काव करेंगे तो कहीं उनका मित्र कीट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मित्र कीट को नहीं मारना है हमें खास करके। जैसे मैं एक आपके उदाहरण दूंगा, एक अभी के समय में झारखंड राज्य में एक नया कीड़ा दिख रहा है जिसको हम लोग ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, धान का भूरा पुतका कहते हैं, और किसान भाई इन्होंने इसका नाम दे रखा है भनभनिया। और ख़ास करके जहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी लग रही है धान की, तो उसमें हम न्यूनतः ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसका कीट का प्रकोप होता है। तो उसको आप देखें किसान भाई कि धान के पौधे के जड़ के पास तना के ऊपर बहुत सारे कीट जो होते हैं भूरे भूरे फुटके रंग के बैठे रहते हैं और उसको तना को से रस चूसते हैं। रस चूसने के बाद क्या होता है कि किसान भाई को अपना देखेंगे कि खेत में जहाँ तहाँ देखेंगे कि जैसा जल ऐसा गया है, माने गोलाकार बन करके। तो इस कीट में यही होता है कि अगर हम लोग किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो ये कीट के जितने भी दुश्मन कीड़े हैं वो मर जाते हैं और यही कीट का काफ़ी प्रकोप हो जाता है। और ख़ास करके हम लोग अधिक उपजशील जातियों में हम दवा डालते हैं, तो उसमें खाद ज़्यादा डालते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, तो इससे इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो यहाँ यह बहुत ज़रूरी है धान के इकोसिस्टम में कि जब देखें कीट हमें आर्थिक हानि पहुँचा रहा है तभी हम कीटनाशक का प्रयोग करें, वरना ना करें, नहीं तो इससे फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से कीट जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है और उसका निदान कैसे किया जाए। जी। रोग कौन कौन से लगते हैं? देखिए धान में एक तो सबसे बड़ा ज़्यादा रोग लगता है, एक झुलसा रोग रहता है, उसमें नाम ही झुलसा है, पौधा झुलस जाता है, उस पर पत्तियों पर नाव के आकार के पहले धब्बे बनते हैं, फिर तना के पास निक के पास आ जाता है। तो यह भी एक बीज जनित बीमारी से फैलने वाला रोग है। अगर हम लोग शुरू में ही बीज का उपचार कर लें, कार्बामेंडाजिम से कर लें या टेबुकोनाजोल से कर लें, तो इसका ये प्रकोप नहीं होता है। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुइयो जानकारी रोरे कैसन लागलक? बीस जानकारी है नहीं सेले तुम कहिला रोरे मन के कि ईसन कोई जानकारी है तो रोरे मन जरूर दो, मगर जानकारी देवे कर आगे लेवे कर आगे पता तो लिखे पड़ी नहीं, तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।